स्वागत है। आज हम भारत के संविधान निर्माण की कहानी की कुछ और गहराई में उतर रहे हैं। काफी पेचीदा और दिलचस्प कहानी है ये। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की किताब भारत की राज व्यवस्था के कुछ जरूरी हिस्से हैं जो इस पूरे सफर पर कह सकते हैं रोशनी डालते हैं। हाँ, ये किताब तो एक तरह से बाइबल मानी जाती है इस विषय पे। सही बात है। तो हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर कैसे इतने अलग अलग विचारों और दबावों के बीच संविधान सभा बनी, उसने किन बड़ी चुनौतियों का सामना किया और वो पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी जिसने आजाद भारत की नींव रखी। जी। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये संविधान सभा का विचार या आइडिया आया कहाँ से? क्या ये अचानक से उठा या इसकी कोई पृष्ठभूमि थी? नहीं, अचानक से नहीं था। इसकी जड़ें स्वतंत्रता संग्राम में ही थीं। अगर औपचारिक रूप से कहें तो 1934 में एम.एन. रॉय थे। हाँ, सुना है नाम। वामपंथी विचारक थे। जी, वामपंथी आंदोलन के बड़े विचारक थे। उन्होंने पहली बार एक संविधान सभा का सुझाव रखा। फिर इसके ठीक बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। अच्छा। और फिर 1948 में पंडित नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से एक बहुत अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि आजाद भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा और वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्कों के वोट के आधार पर चुनी गई सभा ही इसे बनाएगी। ये एक बड़ा स्टैंड था उस समय। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे कद गंभीरता से लिया, क्योंकि मांग करना एक बात है और उसे मनवाना तो बिल्कुल दूसरी। हाँ, वो तो है। शुरुआत में तो इसे नजरअंदाजी किया गया, लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और हालात बदल गए। ब्रिटिश सरकार को भारत के सहयोग की जरूरत पड़ी। हाँ, वो दौर ही ऐसा था। तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, उसमें उन्होंने पहली बार सैद्धांतिक तौर पर ये मांग मान ली। सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर? हाँ, पक्का वादा नहीं था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, एक ठोस प्रस्ताव लेकर। लेकिन उसमें एक पेंच था। क्या पेंच था? उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद संविधान बनेगा, पर मुस्लिम लीग ने उसे सीधे सीधे ठुकरा दिया। वो चाहते थे कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाए और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बने। अच्छा, तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। फिर रास्ता कैसे निकला? रास्ता निकला 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से। देखिए, इस योजना ने दो संविधान सभाओं की मांग तो खारिज कर दी, लेकिन एक ऐसी अकेली संविधान सभा का फॉर्मूला दिया जिसमें मुस्लिम लीग को भी कुछ हद तक अपनी बात नजर आई। इसी योजना के तहत आखिरकार संविधान सभा का गठन हुआ। और सीटों का बंटवारा वो कैसे हुआ? सुना है वो भी बड़ा दिलचस्प था। जी हाँ, काफी दिलचस्प था और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई को दिखाता भी है। कुल 389 सीटें तय हुई। 389 काफी ज्यादा थी। हाँ, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए थी और 93 देशी रियासतों के लिए। अच्छा, प्रांत और रियासतें अलग अलग। जी। और ब्रिटिश भारत की सीटों को भी 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य, मतलब बाकी सब आबादी के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, उनकी आबादी के अनुपात में। और यही फॉर्मूला प्रांतों और रियासतों पर भी लागू हुआ। मोटे तौर पर कहें तो हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। कोशिश थी कि विविधता नजर आए। और इन सदस्यों को चुना कैसे गया? क्या आम जनता ने वोट डाला था जैसे नेहरू जी चाहते थे? नहीं, यही एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव सीधे जनता ने नहीं किया था। तो फिर किसने किया? उनका चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था, और वो भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ये थोड़ा समझाएंगे, एकल संक्रमणीय मत मतलब सरल शब्दों में कहें तो वोट देने वाले सदस्यों ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रखा, पहली पसंद, दूसरी पसंद, ऐसे। इससे छोटे समूहों को भी कुछ प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी। अच्छा। और देसी रियासतों के प्रतिनिधि? वो तो चुने ही नहीं गए। उनका चयन रियासतों के प्रमुखों को करना था, मनोनीत करना था। ओह, तो कुल मिलाकर ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत थी, सीधे तौर पर जनता द्वारा चुनी हुई नहीं। बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था और इसी आधार पर इसकी आलोचना भी होती है, जिस पर हम शायद बाद में बात करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। तो चुनाव कब हुए और नतीजा क्या रहा? चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें। जाहिर है। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली,
जो उनकी स्थिति को भी मजबूत करता था। छोटी पार्टियों और निर्दलियों को कुल 15 सीटें मिली। और देसी रियासतों की 93 सीटें वो खाली रह गई। शुरू में रियासतों ने खुद को सभा से दूर रखा, वो तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। और एक बात मैंने पढ़ी थी कि महात्मा गांधी इस सभा के सदस्य नहीं थे। हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। गांधी जी सदस्य नहीं थे, हालांकि उस समय के लगभग सभी बड़े नेता, सभी दिग्गज इसमें शामिल थे। ठीक है, तो सभा बन गई, भले ही कुछ विवादों और खाली सीटों के साथ। अब इसने काम करना कैसे शुरू किया? पहली बैठक, कैसा माहौल रहा होगा? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये शुरुआत भी कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। तो उस दिन सिर्फ 207 सदस्य ही बैठक में शामिल हुए। माहौल में एक अनिश्चितता तो थी। समझा जा सकता है। उस दिन फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर स्थायी अध्यक्ष वगैरह भी चुने गए होंगे। बिल्कुल। 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। अच्छा। बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी को भी दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। इससे सभा को एक स्थिर नेतृत्व मिल गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, जिसे नेहरू जी ने पेश किया था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसने क्या दिशा तय की? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे पेश किया। देखिए, ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये आने वाले संविधान की आत्मा की घोषणा थी, उसका दर्शन था। इसमें क्या क्या खास बातें थीं? इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का इरादा जाहिर किया गया। नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का संकल्प था। और सबसे जरूरी बात, इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और कबायली इलाकों के हितों की रक्षा का वादा किया। इसने भविष्य के संविधान के मूल सिद्धांतों की नींव रख दी। क्या इसे आसानी से मान लिया गया? नहीं, इस पर काफी बहस हुई, लेकिन आखिरकार 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और ये सर्वसम्मति बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने दिखाया कि इतने मतभेदों के बावजूद एक साझा नजरिया बन रहा था। और यही बाद में प्रस्तावना बना। जी हाँ, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का बदला हुआ परिष्कृत रूप आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसने एक तरह से संविधान का एजेंडा सेट कर दिया था। फिर 1947 में देश आजाद हुआ और बंटवारा भी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का सभा पर क्या असर पड़ा? इस अधिनियम ने सभा की स्थिति में 3 बड़े बदलाव लाए। पहला और सबसे अहम, सभा अब एक पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई। मतलब अब वो ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। अच्छा, पूरी आजादी। हाँ, और अपनी मर्जी का कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा, सभा एक विधायिका भी बन गई। उसे दोहरी भूमिका निभानी थी, एक तो संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। मतलब संसद की तरह? जी, एक तरह से अंतरिम संसद। जब ये संविधान सभा के तौर पर मिलती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब विधायिका के तौर पर मिलती थी तब जीवी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। दिलचस्प है ये। और तीसरा बदलाव? तीसरा बड़ा बदलाव बंटवारे से जुड़ा था। मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान वाले इलाकों से थे, वो सभा से अलग हो गए। हाँ, स्वाभाविक था। इससे सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश प्रांतों की सीटें 229 और देसी रियासतों की 70 रह गई। बंटवारे की छाया सभा के काम पर भी पड़ी, जाहिर है। संविधान बनाने का ये इतना बड़ा काम तो था ही, इसके अलावा क्या सभा ने कुछ और भी अहम फैसले लिए? हाँ, कई महत्वपूर्ण काम किए। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी? जी, वो 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। ये सभा की आखिरी बैठक भी थी। और ये पूरा संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? ये आंकड़ा अक्सर सुनने में आता है। ये काफी मशहूर आंकड़ा है। इसमें लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बाप रे, काफी लंबा समय है। जी, इस दौरान कुल 11 सत्रों में बैठकें हुई। कहा जाता है कि लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया
और जो मसौदा था उस पर 114 दिनों तक बहस चली। और खर्चा कितना आया था? कुल खर्च करीब 64 लाख रुपए बताया जाता है, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना गहन काम था। इतने बड़े काम को अकेले करना तो नामुमकिन था। इसमें समितियों की क्या भूमिका रही, खासकर वो प्रारूप समिति की? बिल्कुल, काम को बांटने के लिए कई समितियां बनाई गईं। लगभग 8 बड़ी समितियां थीं और कई छोटी भी थीं। जैसे संघ की शक्तियों पर नेहरू जी की अध्यक्षता में समिति, प्रांतीय संविधान पर सरदार पटेल की अध्यक्षता में। लेकिन इन सब में सबसे अहम थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ, उनका नाम तो सबसे ज्यादा जुड़ा है संविधान से। जी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसी 7 सदस्यीय समिति पर संविधान का पहला मसौदा तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी थी। इसमें N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी जैसे कानून के बड़े दिग्गज शामिल थे। तो इस प्रारूप समिति ने मसौदा कैसे तैयार किया? क्या प्रक्रिया थी इसकी? समिति ने जो बाकी समितियां थीं उनके सुझावों पर विचार करके फरवरी 1948 में पहला मसौदा, पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया। अच्छा, प्रकाशित किया? हाँ, और फिर इसे जनता की राय और बहस के लिए जारी किया गया। करीब 8 महीने का समय दिया गया लोगों को अपनी आपत्तियां, सुझाव, आलोचनाएं देने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, उन सुझावों के आधार पर इसमें बदलाव किए गए और फिर अक्टूबर 1948 में दूसरा मसौदा प्रकाशित हुआ। ये एक तरह की सार्वजनिक भागीदारी की कोशिश थी, हालांकि उसका दायरा सीमित था। और फिर सभा ने इस मसौदे को कैसे पास